सालों से हम और आप सुनते आ रहे हैं कि जल जीवन है, फिर भी कोई असर नहीं पड़ता। स्थिति यह है कि हम और आप प्रत्येक दिन पानी बर्बाद करते हैं और इन सब के बीच यह एक कड़वी सच्चाई है कि देश में अलग अलग राज्यों के 15 करोड़ से ज्यादा घरों में पानी की घोर किल्लत है, जिसे सरकार दूर करने का दावा सालों से करती आ रही है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में भी जल दिवस पर गोष्ठी का आयोजन हुआ, जिसमें लोगों को जल संरक्षण के बारे में जानकारी भी दी गई और चर्चा भी हुई। इस रिपोर्ट में देखिए। विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य पानी के महत्व को समझाना और इसके संरक्षण के प्रति जागरूकता फैलाना है। ये दिन जलवायु परिवर्तन, जल संकट और जल प्रदूषण जैसी वैश्विक प्रॉब्लम्स पर ध्यान आकर्षित करने के लिए मनाया जाता है। इसी को लेकर सीमांत जनपद उत्तरकाशी में गंगा विश्व धरोहर मंच के मादे ग्लेशियर बचाने के लिए गोष्ठी का आयोजन किया गया। पर्यावरणविदों ने कहा कि अगर जिंदा रहना है तो जल संरक्षण बहुत जरूरी है। एक जो हिमालयी क्षेत्र है, इसमें थोड़ा सा जो मानवीय हस्तक्षेप है, चाहे वो विकास के नाम पर हो, चाहे फॉरेस्ट फायर हो, चाहे किसी भी तरह का विकास हो, उसको लेकर के टॉप से लेकर बॉटम तक सोचने की ज़रूरत है। क्योंकि हम पैसा नहीं खाएंगे। हमारी इकोलॉजी अगर ख़त्म हो गई, ग्लेशियर ख़त्म हो गए, तो फिर न गौमुख गंगोत्री का कुछ अस्तित्व रह जाएगा, न केदार का कुछ अस्तित्व रह जाएगा। तो इसलिए एक तो ये काम हो। दूसरा, जो हमारे चार धाम है, जैसा गंगोत्री है, तो कम से कम यह कि उत्तरकाशी से गंगोत्री तक इलेक्ट्रिक व्हीकल की व्यवस्था हो। नहीं चाहिए हमें वो फोड़पन, नहीं चाहिए हमें थार, नहीं चाहिए हमें 100 किलोमीटर प्रति घंटे वाली गाड़ी। आराम से चले, देख देख के चले, रुक रुक के चले और हमारी प्रकृति को जो बचाए। तो इसलिए हमारा अनुरोध है कि एक छोटा सा स्टेप ये हो सकता है कि आप इलेक्ट्रिक वाहन का यहाँ पर प्रयोग हो, वही पूरे हिमालय क्षेत्र में इस तरह का हो। संगोष्ठी में वक्ताओं ने कहा कि गंगोत्री ग्लेशियर की सेहत शीतकाल में कम हो रही बर्फबारी से बिगड़ रही है। वाडिया हिमालय भूविज्ञान संस्थान की निगरानी में ये बात सामने आई है। संस्थान के वैज्ञानिकों का कहना है कि यही स्थिति रही तो भविष्य में गंगा नदी में पानी की कमी हो सकती है। इसका असर सिंचाई से लेकर जल विद्युत उत्पादन तक पड़ेगा। बढ़ते तापमान और जलवायु परिवर्तन के कारण हिमनद के पिघलने की रफ्तार में तेजी आ रही है। गंभीर विषय है और इस विषय पर आज जो गोष्ठी यहाँ पर हो रही है, उस पर आने वाले कुछ वर्षों के लिए 100 साल हम मान के चलेंगे, तो 100 साल के लिए जिस प्रकार पोल्यूशन और जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, उस पर हमको थोड़ा चिंतन करना चाहिए, मनन करना चाहिए। ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, उस पर चिंतन करना चाहिए, मनन करना चाहिए और उस चिंतन मनन को ध्यान में रखते हुए भविष्य की रणनीति बनाने की कर हमारे पर्यावरण कैसे सुदृढ़ हो, पर्यावरण में किस प्रकार हमारे यहाँ पर वनों के अंदर जो हमारे वन खाली हो रहे हैं, पेड़ कटान हो रहे हैं, उन पर वृक्षारोपण कैसा हो और ग्लेशियर पिघलने के लिए जिस प्रकार पिघल रहे हैं, बहुत बड़ी विषम समस्या हमारे लिए, उसको रोकथाम के लिए हम तो कहते हैं कि सब लोगों को आगे आना पड़ेगा इसके लिए। और जिस प्रकार बहुत आप देख रहे हैं कि वर्षा होती थी जनवरी फरवरी में, आजकल जो है मार्च और अप्रैल में वर्षा होने लगी, तो कहीं ना कहीं एक हमारे सोचने विषय है और हम लोगों को गंभीरता से इस पर विषय पर ध्यान देना चाहिए। और जहाँ पर लगता है कि कटान हो रहा पेड़ों का, वहाँ पर हमको पेड़ वृक्ष लगाने चाहिए। जल संरक्षण से जुड़े लोगों का मानना है कि यूं ही अगर ग्लेशियर पिघलता जारी रहा तो अगले कुछ दशकों में कई क्षेत्रों में जल स्रोतों के लिए खतरा पैदा हो जाएगा और प्रभावित आबादी विस्थापित होने के लिए मजबूर हो सकती है। ग्लेशियर का पिघलना समुद्री जल स्तर में वृद्धि और मौसमी बदलाव की भी एक बड़ी वजह है और निचले क्षेत्रों में रहने वाले करोड़ों लोगों के लिए इसके विनाशकारी परिणाम होने की आशंका है। ये कार्बन उत्सर्जन की जो बात है, बेसिकली अगर आप देखेंगे तो जितने वाहन हमारे आ रहे हैं, इसका एक ही सॉल्यूशन है कि हमारे आने वाले समय में अगर हम इलेक्ट्रिकल जो हमारे वाहन चलेंगे, उससे हम कार्बन को कम उत्सर्जित कर सकते हैं। आपने देखा पहले CFC की बात होती थी, फ्रिज वगैरह में CFC गैस होती थी, लेकिन उसकी मतलब दूसरी गैस डाली जा रही है, तो उससे तो हम लोग निजात पा चुके हैं। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि जो ग्लेशियर्स है हमारे यहाँ पर, उस पे सिर्फ लोकल इफेक्ट हो रहा है, इस पे ग्लोबल इफेक्ट हो रहा है। पूरे विश्व स्तर पर जहाँ जहाँ पर भी कार्बन उत्सर्जन किया जा रहा है, तो उसका असर पूरे
नॉर्थ और साउथ पोल में हो रहा है। वैसे ही हम इंडिया की बात कर रहे हैं, अपनी एक लोकल क्लाइमेट होता है, एक लोकल जलवायु होती है। अगर हमारे भारत की अगर हम बात करें, अगर मैदानी क्षेत्रों में, बड़े महानगरों में भी अगर कार्बन उत्सर्जन हो रही है तो कहीं ना कहीं उसका असर यहाँ पर भी पड़ रहा है। तो सबसे बड़ी बात इसके लिए है कि अगर बनावरण हमारा बढ़ा हुआ होगा, एक मानक के तहत किसी भी राष्ट्र में जो है 33% भूभाग पर वन होना चाहिए कम से कम, जो हमारे देश में लगभग 21% भूभाग पर भी नहीं है, जो सरकारी आंकड़ों के अनुसार है। अगर हम देखेंगे तो वन भूमि तो हम उसको भी कह रहे हैं जो बंजर भूमि है और वो वन के अधीन है, लेकिन अगर हम वास्तव में देखें तो बहुत सारी भूमि जो है वृक्ष विहीन है और कहीं पर मरुस्थल है, कहीं पर जो है पठार है। तो वन क्षेत्र को बढ़ाने की आवश्यकता है और अब वन क्षेत्र बढ़ाना हमारे सामने एक चुनौती है। जिन इलाकों में पानी की समस्या नहीं है, शायद वो जल संरक्षण के बारे में सोचते तक नहीं है, लेकिन उत्तराखंड के पहाड़ों में रहने वालों की जिंदगी में झांक कर देखने की जरूरत है कि गर्मियों के समय में उनकी जिंदगी पर क्या असर पड़ता है। सच्चाई तो यह है कि पहाड़ के सैकड़ों गांव के लोग पानी की बूंद बूंद को तरस जाते हैं। सरकार दावा तो करती है, लेकिन सच्चाई कुछ और है, जिसे समझने के लिए उन इलाकों में जाना पड़ेगा जहां के लोग कई किलोमीटर दूर से पानी लाते हैं और किसी तरह जिंदगी जीते हैं। समय आ गया है कि हम और जितना ज्यादा हो सके जल संरक्षण करें। HNN 24x7 के लिए उत्तरकाशी से दीपक नौटियाल की रिपोर्ट। तो उत्तरकाशी से ये रिपोर्ट आपने देखी, जहां पर जल को लेकर यानी कि जो स्थानीय लोग हैं वो काफ़ी गंभीर दिखाई दे रहे हैं। उनका कहना है कि जल संरक्षण अगर हम करते हैं तो आने वाली पीढ़ियों के लिए और आने वाले भविष्य के लिए वो एक बेहतर होगा। जल ही जीवन है, हम सभी लोग जानते हैं, लेकिन जल संरक्षण पर हम और आप कितना ध्यान देते हैं इस बात को भी हम जानते हैं, लेकिन आज हमें इस बात को समझना होगा। उत्तरकाशी में इसी तरीके की एक बैठक संगोष्ठी की गई, जिस संगोष्ठी में इन तमाम चीज़ों पर चर्चा हुई। उत्तरकाशी से हमारे संवाददाता दीपक नौटियाल इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। दीपक, ये बहुत महत्वपूर्ण है, उत्तरकाशी जैसे ज़िले में जहाँ से गंगा का उद्गम है, वहाँ पर अगर इस बारे में विशेष चर्चा होती है तो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। हम बात करेंगे अगर उत्तरकाशी की ही, तो यहाँ पर लोगों ने अपनी अपनी बातें रखी हैं इस गोष्ठी में, लेकिन मौजूदा वक्त में जल संचय को लेकर, जल संरक्षण को लेकर क्या स्थिति है उत्तरकाशी में? रवि, आपको बता दूं कि जनपद उत्तरकाशी मां गंगा और यमुना का उद्गम स्थल है और जो यहाँ पे जो है जो ग्लेशियर है, गौमुख ग्लेशियर, ये भी उत्तरकाशी में ही है। लेकिन जिस तरह से जो है ग्लोबल वार्मिंग जो है बढ़ रही है, उसके कारण से लगातार जो गौमुख ग्लेशियर है कहीं ना कहीं उसके अस्तित्व पर भी खतरा मंडरा रहा है, जिसके लिए जो उत्तरकाशी के जो पर्यावरणविद हैं उस पर जो है लगातार चिंता जाहिर कर रहे हैं कि जो है आने वाले कुछ सालों बाद जो है, क्योंकि जो जब ये ग्लेशियर ही रहेगा तो जो हमारी जो नदियां हैं उनका जो है अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा, तो फिर मानव जाति का अस्तित्व ही जो इससे खत्म होगा। तो जो ग्लेशियर दिवस था, इस पे जो है ये गोष्ठी का आयोजन किया जाता है और इसमें जो है जो उत्तरकाशी के जो पर्यावरणविद है, इस पर जो सामाजिक लोग हैं, उन्होंने बिल्कुल इसमें जो खुलकर अपने विचार रखे और जो लोग हैं उन्होंने जो है खतरे में जो है आगाह कराया। जी बिल्कुल दीपक, इससे पहले भी हमने आपके माध्यम से तमाम खबरें चलाई। हमने ये भी देखा कि बड़कोट का एक इलाका ऐसा है जहाँ पर पानी की बड़ी समस्या है, लोग एक लंबे समय से यहाँ पर पानी को लेकर आंदोलनरत भी रहे। इसके अलावा उत्तरकाशी के कई ऐसी जगह हैं जहाँ पर पानी की दिक्कतें हैं, तो वहाँ को लेकर क्या लोगों को प्रॉपर पानी मिल पा रहा है? और यहाँ पर जल संरक्षण की जब बात होती है तो ये विषय कितना और ज़्यादा गंभीर दिखाई देता है? जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि उत्तरकाशी जनपद में कई ऐसे गांव हैं जहाँ आज भी जो है पानी की समस्या बनी हुई है, क्योंकि जल जीवन मिशन के तहत यहाँ तो काम है, लेकिन जैसे जैसे गर्मी बढ़ती है तो इसके जो स्रोत हैं वो जो है सूख जाते हैं और उसके कारण से जो गांव में है वहाँ पे जो है समस्या बढ़ती है। अगर मैं बात करूँ मालना, पटारा, ये ब्रह्मखाल साइड है, तो इधर साइड जो है ज्यादा जो है समस्या जो है पानी की हो जाती है। साथ ही उत्तरकाशी जनपद के नजदीक छलन गाँव, वहाँ भी जो है पानी की बहुत बड़ी समस्या है। कहीं ना कहीं देखा जाए तो जो थोड़ा अगर गर्मी बढ़ती है तो उत्तरकाशी जिला मुख्यालय में भी जो है जो पानी के जो स्रोत है धीरे धीरे जो है उनका जो है पानी का रिसाव कम हो जाता है, जो लोग हैं उनको जो समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जी ठीक है दीपक, आप बने रहेगा हमारे साथ, हम कुछ और लोगों से बात करते हैं। इस वक्त हमारे साथ पवन नौटियाल जी जुड़ गए हैं, जो कि प्रदेश संयोजक है नमामि गंगे के। पवन जी, आपका बहुत स्वागत है HNN पर। हाँ नमस्कार भाई साहब। पवन जी, जब हम बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हम जब बात करते हैं जल संचय को लेकर और
गोष्ठियाँ होती हैं वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं, लेकिन आप नमामि गंगे से जुड़े हुए हैं और ये कोशिश है सरकार की कि हम लोग जल संचय करें, एक दूसरे को समझाएं भी और साथ ही साथ पानी बर्बाद ना हो इस ओर जो है एक बड़ी मुहिम चलाएं। क्या कोशिशें की जा रही हैं और मौजूदा वक्त में क्या स्थिति आप लोग पाते हैं? हाँ, जिस प्रकार भी माननीय धामी जी के नेतृत्व में, माननीय मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश में जी। आपने देखा होगा एक वृक्ष माँ के नाम पर चल रहा है। और समस्या क्या है कि हमारे यहाँ जिस प्रकार पहाड़ों में जब पोल्यूशन जैसे बढ़ने लग गया, तो ग्लेशियर थोड़ा सा उनको दिक्कत हो रही है कि ग्लेशियर हमारे पिघलने लग गए। और ग्लेशियर पिघलने के कारण क्या होता है कि यहाँ से पानी जो है हमको मिलना, और दूसरी चीज ये पहाड़ों में जो है हमारे गांव जो है चोटी के ऊपर होते हैं, और ग्लेशियर के और जो हमारे पेड़ पौधे होते हैं इनके ही जड़ों का पानी हम पहाड़ी वासी पीते हैं जी। और इन्हीं का जल पानी जब हमको मिलेगा वो तब जब ग्लेशियर बचे रहेंगे। बिल्कुल। और ग्लेशियर के कारण ही हम लोगों को, जो आप भी जानते हैं कि मीठा पानी हम उसको बोलते हैं जो ग्लेशियर से निकलता है। हाँ और जी। मुझे लगता है 2.कुछ ऐसा है जिसको हम जो पीने योग्य पानी धरती पर है, तो उसको बचाने के लिए बहुत बड़ी योजनाएं पूरी माननीय मोदी जी के नेतृत्व में चल रही है, पूरे धामी जी के नेतृत्व में चल रही है। और वृक्ष, मैंने बताया, वृक्ष सबसे महत्वपूर्ण है कि हर जगह गाँव को जहाँ पर हमारे वृक्ष कटान हो रहे हैं वहाँ वृक्ष लगाने बहुत जरूरी है। और वृक्षों के कारण ही हमको शुद्ध पानी और पानी की मात्रा, और ग्लेशियर जब हमारे जो ये हमारा एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जी, जी, उसको अगर कोई बचा सकता है तो वृक्ष बचा सकते हैं। और रही बात है पोल्यूशन, जितनी प्रकार गाड़ियां जितनी ज्यादा बढ़ेंगी, पोल्यूशन जितना बढ़ेगा, मैं देख रहा था इस बार, अभी मुझे 2-3 सालों से मैं देख रहा हूँ यहाँ पर कि जिस प्रकार हमारे यहाँ नवंबर, जनवरी, फरवरी में वर्षा होती थी, अब धीरे धीरे वो आगे खिसक कर जो है मार्च तक आने लग गई। तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा एक सोचने विषय है। ऐसा ना हो कि कभी कभी ये गर्मी में बढ़े और बारिश ही ना हो। तो इस पर हमें बहुत चिंतन मनन करने की आवश्यकता है, और इसके लिए सरकार को भी आगे आना पड़ेगा और हमारे क्षेत्रवासियों को, जनप्रतिनिधियों को भी, और जो जागरूक समाज सेवी हैं उनको भी, और एनजीओ को भी आगे लाना पड़ेगा कि इन चीजों के लिए हम किस प्रकार इसमें जो है इसका जो है हम बचा सकें इस चीज को, ताकि आने वाले 100 साल में पानी की मात्रा कहाँ जाएगी, जो हम सब सुन रहे हैं अखबारों के माध्यम से, न्यूज चैनलों के माध्यम से, कि अगला जो युद्ध होगा वो पानी के लिए होगा। तो ऐसी नौबत ना आनी पड़े कि हमारा जो युद्ध हो पानी के लिए हो, क्योंकि इससे पहले आज हम सेफ्टी करें, उसके लिए आज हम उसके लिए बारे में सोचें और करें। हम सबको लगना पड़ेगा इसके लिए, और स्वच्छता का भी बहुत विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। आज प्लास्टिक है, बहुत सारी चीजें जिन पर हमको विशेष ध्यान देना पड़ेगा, उसके लिए सरकार भी बाध्य है और हम लोग भी बाध्य हैं। नहीं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। लेकिन क्या लगता है पवन जी कि आज हर एक जो व्यक्ति है वो इतना गंभीर नहीं है कि हम पानी बर्बाद हो रहा है, लेकिन हम लोग उस चीज़ को लेकर इतने गंभीर नहीं है। जबकि आपने एक बड़ी बात कही कि जिस बात की चर्चा होती है कि अगला युद्ध पानी के लिए होगा, ऐसी संभावनाएं मानी जाती हैं कि पानी, जल ही जीवन है, लेकिन आज हर एक व्यक्ति इतना गंभीर नजर नहीं आता। फिर भी जी, मैं सच और कड़वा सच बोलूंगा जी। सबसे बड़ी बात यह है कि मुझे पानी मिल रहा है, मैं खुश हूँ। हाँ, मेरे पास पानी पर्याप्त, जितना मर्जी उसको बर्बाद करो। उन व्यक्ति से पूछो जिनके पानी के लिए तरसते हैं जो लोग जी। मुझे पानी मिल रहा है, मैं उसको वेस्ट करूं, ये बड़ी अच्छी बात नहीं है। हम लोगों को उस पर ध्यान देना पड़ेगा। अगर मुझे 1 लोटे से पानी से मेरा काम चलता है, 1 बाल्टी से काम चलता है, तो मुझे 10 बाल्टी बर्बाद नहीं करनी चाहिए। और उसको बचाव के लिए हमें देखना चाहिए। आजकल क्या है कि 1 लीटर पानी के चक्कर में हम वॉशरूम जाते हैं तो वहाँ हम शावर करते हैं या फिर स्विचिंग करते हैं, तो सारा पानी जो है बहुत सारा, उसके लिए भी टेक्नोलॉजी का काम करना पड़ेगा कि अनावश्यक पानी हमारा बर्बाद ना हो। और पहाड़ों में, जंगलों में जैसे पानी के लिए हमें थोड़ा आजकल एक योजना चलती थी हमारी सरकार में, खाल चाल ऐसे करके एक बनते हैं कि पहाड़ी क्षेत्र हैं, जी, वहाँ पर हल्का सा छोटा वो बना के एक तरफ वो पानी का गड्ढा बना के, बड़े बड़े गड्ढे बना के, ताकि पानी उसमें रुके और जमीन के अंदर जाए, ताकि वाष्प वगैरह वो पानी वर्षा बनकर फिर हमें मिले। तो उसके लिए भी योजना हमको लगानी चाहिए और करना चाहिए हम लोगों को। हम जनप्रतिनिधि इसमें ज्यादा आगे आ सकते हैं। और विशेष रूप से मैंने तो अपने गोष्ठी में, परसों में कार्यक्रम में था जी, मैंने स्वयं कहा कि हमें नवीन दायित्व मिला है प्रदेश में संयोजक का, नमामि गंगे का। तो इस लिए हम काम कर रहे हैं, पर मेरा अभियान ये है कि हम गौमुख से लेकर
और बंगाल की खाड़ी तक जी। गंगा जी को स्वच्छ करने के लिए जहाँ पे लगता है वो अभियान चलाएंगे और जहाँ पे लगता है कि हमें वेस्टेज ऑफ वाटर हो रहा है जी जी, उसको बचाने का अभियान चलाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है आपने पवन जी, और बहुत शुक्रिया। आप लोग कोशिश कीजिए, अपनी कोशिशों को कामयाब होते हुए भी हम सभी लोगों को देखना है, और हम लोगों की ये कोशिश भी रहेगी कि हम इसमें अपनी भागीदारी निभाएं। इस वक्त हमारे साथ द्वारिका प्रसाद सेमवाल जी जुड़ गए, पर्यावरणविद हैं। द्वारिका प्रसाद सेमवाल जी, आपका बहुत स्वागत है चैनल पर। जी प्रणाम सर, सबको धन्यवाद। देखिए, ग्लेशियर का मुद्दा अब हमारे लिए जीवन से ज़्यादा महत्वपूर्ण मुद्दा हो गया है। जी जी, और ग्लेशियर बचाने के लिए हमें, अगर हम सीधी अब बात करें, तो एक तो ईमानदारी के साथ इस काम को करना पड़ेगा। जी, बिल्कुल। और इसके लिए कुछ पॉइंट्स है जिनको करना है, और कुछ पॉइंट्स है जिनको हम लोग कर रहे हैं। जी जी, एक तो सबसे पहले क्या है कि कम से कम जो ग्लेशियर एरिया है, चाहे वो मीलम वाला एरिया हो, गौमुख ग्लेशियर वाला एरिया हो, दूसरे तीसरे चौथे, उसके कम से कम 100 किलोमीटर के दायरे में, जिस तरीके से उत्तरकाशी में इको सेंसिटिव जोन है, वैसे ही जो है ग्रीन कॉरिडोर और इको सेंसिटिव जोन घोषित की जाए। उसमें ये ध्यान रखा जाए कि किसी भी कारण वन आग न लगे। एक दूसरा, जिस तरीके से ये वाहनों का आना जाना हमारे ग्लेशियर के 10-20 किलोमीटर तक हजारों हजार लाखों वाहनों का आना जाना हो रहा है, उसके विकल्प को भी चुना जाए। जैसा हम अभी डिमांड कर रहे हैं कि उत्तरकाशी में, गंगोत्री में, उत्तरकाशी से गंगोत्री तक कम से कम इलेक्ट्रिकल व्हीकल चले, तो एक ये प्रैक्टिस है। तीसरी बात हम लोग ये कर रहे हैं कि अपने उत्तराखंड में जो फॉरेस्ट फायर बढ़ा है और आपदा का रूप लिया है, जी जी जी, तो उसको रोकने के लिए अब लोगों को भावनात्मक रूप से जोड़ना होगा। भावनात्मक रूप से इसलिए और इस प्रकार कि जो हमारे जंगल है वो सारे बेपानीदार हो गए हैं। बिल्कुल बिल्कुल, उनको पानीदार बनाने के लिए, उनमें नमी बनी रहे, उनके लिए उसमें जो भी जल स्रोत अभी अस्तित्व में है उनको टेप किया जाए, और जहाँ पर नहीं है वहाँ पर चाल, ताल, खाल और जलकुंड बनाए जाए। और जलकुंड बनाने से क्या होगा कि हमारे वहाँ पर नमी बनी रहेगी, पहाड़ों में, जंगलों में, और वनाग्नि में कमी आएगी। इसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं कि भावनात्मक रूप से लोगों को जोड़ना पड़ेगा। फौरी तौर पर जिस तरीके से फॉरेस्ट फायर रोको, अब ये नहीं चलेगा। पानी बचाओ ऐसा नहीं चलेगा। इसके लिए लोगों को भावनात्मक रूप से जोड़ना पड़ेगा। जैसे हम लोग अभी क्या कर रहे हैं कि प्रियजनों की याद में अपने जन्मदिन पर जंगलों में तालाब बनवा रहे हैं, कच्चे तालाब बनवा रहे हैं। दूसरा, हम लोग उत्तराखंड में वर्ष 2025 को जल वर्ष के रूप में मना रहे हैं। हम अभी क्या कर रहे हैं कि बच्चों से एक विद्यालय एक जल स्रोत कार्यक्रम शुरू किया है, जिसमें बच्चे जल स्रोत को गोद ले रहे हैं, और उसका जो कैचमेंट एरिया है उसमें अपने जन्मदिन के निमित्त कच्चे तालाब बना रहे हैं। तो ये प्रक्रिया पूरे राज्य भर में बड़े स्तर पर चले, तो उससे कम से कम क्या होगा कि वनाग्नि के दौरान जिन जंगलों में नमी होगी वहां पर वनाग्नि कम होगी। और जो क्लाइमेट चेंज का और ग्लोबल वार्मिंग का जो प्रभाव है, उससे शायद हम उतना कम ना रोक पाए, लेकिन कम से कम जो लोकल क्लाइमेट है, स्थानीय क्लाइमेट है, उसको मेंटेन करने के लिए हमें इस तरीके से काम करने पड़ेंगे। और मैं आपके चैनल के माध्यम से उत्तराखंड सरकार से अनुरोध कर रहा हूँ कि क्या है कि जिस तरीके से चार धाम रोड, अन्य बांध परियोजनाएं, अन्य विकासात्मक परियोजनाओं में वन कानूनों में शिथिलता बरती जाती है, वैसे ही जल संरक्षण के कामों के लिए वन कानूनों में शिथिलता बरती जाए। क्योंकि अगर उदाहरण के लिए कोई सामान्य व्यक्ति जो है तालाब बनाना चाह रहा है अपने पिताजी की पौने स्मृति में, लेकिन वन विभाग उसे बनाने नहीं देगा। हम तो बना लेते हैं, और इसलिए भी बना लेते हैं कि हम हर टाइम लड़ने के लिए तैयार है, चलो गिरफ्तार कर लीजिए, कम से कम बहस चर्चा तो होगी, लेकिन आम आदमी नहीं करेगा। तो जब तक आम आदमी नहीं जुड़ा और जब तक आम आदमी के लिए उसके अनुकूल वन कानून नहीं हुए, शिथिलता नहीं बढ़ती, तो तब तक ये संभव नहीं है। इसलिए इसको हमें संपूर्णता, समग्र दृष्टि से देखना पड़ेगा कि ग्लेशियर को बचाने के लिए हमें बहुत सारे
मुद्दों पर काम करना पड़ेगा। अच्छा, अब आप द्वारिका देखिए- प्रसाद सेमल जी, मैं यहाँ पर ये भी जानना चाह रहा हूँ आपसे कि सरकारें जो बात कर रही हैं कि पर्यावरण को लेकर हम लोग गंभीर हैं, पृथ्वी दिवस हो, पर्यावरण दिवस हो, इन तमाम चीज़ों पर जो गोष्ठियाँ होती हैं, फिर जो बातचीत होती है, कितनी गंभीरता आपको लगती है कि क्या वाकई में इस पर काम हो रहा है? देखिए, असल में ऐसा है ना कि सरकार को A to Z सारे काम देखने होते हैं। हाँ। और सरकार कहीं ना कहीं गंभीर है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन को लेकर के और थोड़ा सा गंभीरता बरतनी पड़ेगी, और खासकर पानी और पर्यावरण के मुद्दे पर। क्योंकि एक ये आर्थिक विकास के नाम पर तो सारे लोग एक हो जाते हैं कि हाँ भाई मेरा स्वार्थ है, मेरा पैसा बन रहा है, मेरा काम बन रहा है, मेरा ठेका चल रहा है, मेरी परियोजनाएं चल रही है। लेकिन जो ये पानी और पर्यावरण के काम है, इसके लिए उस तरीके से लोग सरकारें कितना जुट पाते हैं, ये सब आप सबके सामने है। लेकिन जो भी है, अंधकार को क्यों धिक्कारे, अच्छा हो एक दीप जलाए। अभी भी हमारे पास समय है और अभी भी हम लोग गंभीरता से इसमें आगे आए हैं, क्योंकि अभी पूरे राज्य भर में जल संरक्षण को लेकर के सरकार के द्वारा बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया गया है। लेकिन उसमें एक छोटा सा पॉइंट है, क्योंकि सरकारी योजना जो हो तो सरकार सब आपस में सहयोग कर लेते हैं, लेकिन आम आदमी वहाँ पर कहाँ पर है। हम उदाहरण के लिए यहाँ पर उत्तरकाशी में एक कुरहा गांव है। वर्ष 2022 में वहाँ के लोगों को हमने तैयार किया कि आप अपने प्रियजनों की याद में जंगलों में तालाब बनाइए, कच्चे तालाब बनाए। लोग वहाँ गए बनाने के लिए, लेकिन वन विभाग के कर्मचारी पहुंच गए कि भाई तुम चौकी आ जाओ। तो फिर लोग रुक गए कि भाई हम काई को पंगे लें। तो ठीक इन्हीं अनुभवों के आधार पर हम ये कह रहे हैं सरकार से कि जिस तरीके से विकासात्मक परियोजनाओं के लिए वन कानूनों में शिथिलता बरती जाती है, ठीक वैसे ही पानी के काम को लेकर के शिथिलता बरती जाए। नहीं तो जिस तरीके से फॉरेस्ट फायर का हमारे सामने है, सरकार ने कमी नहीं छोड़ी, इतना रुपए उसके लिए खर्च होता है कि उतने जंगल भी नहीं है। बिल्कुल। लेकिन स्थिति तो हमारे सामने, क्यों? कम्युनिटी का पार्टिसिपेशन उसमें कम हुआ है। हमने उनका विश्वास खोया है। तो इसलिए कम्युनिटी को जोड़ना, क्योंकि ग्लेशियर, पर्यावरण, ये सारे तब बचेंगे। बिल्कुल ठीक है। हमारा फॉरेस्ट फायर रुकेगा। बिल्कुल। ये ग्लोबल वार्मिंग है, तो वो कम से कम अगर हमारा उत्तराखंड में, किसी भी राज्य में, वहाँ का लोकल क्लाइमेट अगर ठीक रहता है तो उसका असर उसमें कम होगा। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है आपने सेमल जी, बहुत विस्तार से आपने बताया और कैसे हम इसको बदल सकते हैं और क्या हमारी भूमिका होनी चाहिए और सरकारों की क्या भूमिका होनी चाहिए, बहुत महत्वपूर्ण आपने बताया। बहुत शुक्रिया आपका। इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर डी के डोभाल जी जुड़ गए, भूवैज्ञानिक हैं और अक्सर डॉक्टर साहब ऐसे मुद्दों पर अपनी राय देते रहते हैं और सजग करने की कोशिश करते हैं। डॉक्टर साहब बहुत स्वागत है आपका इस चैनल पर। डी के डोभाल जी सुन पा रहे हैं सर आप? डॉक्टर डोभाल जी आप सुन पा रहे हैं? ठीक है, मेरी आवाज़ नहीं पहुंच रही है, एक बार फिर से उनके साथ जुड़ने की कोशिश करेंगे। तो मैं दीपक, जिस तरीके से हमने बात की है और यहाँ पर पर्यावरणविद हों या फिर स्थानीय लोग हों, उन लोगों का भी यही कहना है कि आज हम लोगों को काफ़ी गंभीर होना पड़ेगा। उत्तरकाशी की स्थिति पर एक बार फिर से आ जाता हूँ। उत्तरकाशी में जो इस वक्त पानी की किल्लत है, उसको देखते हुए सरकार की ओर से कितनी कोशिशें की जा रही हैं कि इसको दूर किया जा सके और लोगों की जन सहभागिता कैसे इसमें शामिल की जा रही है? जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि जनपद उत्तरकाशी की मैं अगर बात करूं तो यहाँ पे अगर मैं शहरी क्षेत्र की बात करूं तो जो नगर पालिका परिषद जो बड़कोट है, वहाँ पे जो है जैसे गर्मी शुरू होती है तो सबसे ज्यादा किल्लत वहाँ पे पानी की शुरू हो जाती है। और पीछे लोगों ने जो पिछले साल जो लोगों ने धरना प्रदर्शन किया था, तो वहाँ पे पंपिंग योजना का काम चल रहा है, वो जो है लगभग जो पूर्ण होने वाला है और आने वाले कुछ समय में जो है वो लोगों को जो है पानी वहाँ मिलना शुरू हो जाएगा। साथ में अगर बात करूँ तो उत्तरकाशी के ब्रह्मखाल क्षेत्र में भी कई ऐसे गांव हैं कि वहाँ पे जो है पानी की बड़ी समस्या बनी रहती थी। तो जल जीवन मिशन के तहत जो वहाँ पे काम हुआ है, वो देखना ये होगा, क्योंकि गर्मी तो अब आएगी तो पता चलेगा कि भाई ये जो काम हुए हैं ये सफल हुए हैं या असफल हुए हैं। जी बिल्कुल ठीक है दीपक आपने कि जब अब गर्मियों के जब मौसम आएगा तभी इन बातों का पता चलता है। एक और सवाल है मेरा आपसे कि सरकार ये कह रही है कि जो प्राकृतिक जल स्रोत हैं उन पर हम लोग गंभीरता से काम कर रहे हैं और तमाम जिलाधिकारियों को इसके बारे में निर्देशित किया गया है। मुख्यमंत्री भी इस पर कई बार बैठक कर चुके हैं। इसको लेकर क्या स्थिति है? क्या प्राकृतिक जल स्रोतों पर काम हो रहा है और उनके पुनर्जीवन की जो बात की जा रही है धरातल पर दिखाई देती है? जी बिल्कुल, क्योंकि प्राकृतिक जल स्रोत तो
तो लगातार जो है सरकार उस पर ध्यान दे रही है। लेकिन बस में खास एक ध्यान देने वाली बात है कि गांव में जिसे हम धारा पनियारा कहते थे, क्योंकि वो जो है धीरे धीरे जो है विलुप्त की कगार पे, क्योंकि जब से उन पे जो है सीमेंट लगना शुरू हुआ है। मैं अपने उत्तरकाशी की बात करूं तो कई ऐसे क्षेत्र थे जहां हम घूमने जाते थे, तो उन जगहों पर जो है धारे पनारे देखने को मिल जाते थे। लेकिन जो है फिलहाल जो जब से उन पे सीमेंट लगे हुए जो है बिल्कुल सूखे पड़े हैं, तो कहीं ना कहीं इस विषय पे भी सरकार को देखना होगा कि इनकी जो प्राकृतिक जो है उसके साथ जो है छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है दीपक, आपने विस्तार से आपने जानकारी दी, आपका भी बहुत शुक्रिया। आपने बताया कि यहाँ पर लोग संजीदा हैं इस बात को लेकर, लेकिन मौजूदा वक्त में जो स्थितियां हैं उस पर और ज़्यादा सोचने की आवश्यकता है। बहुत शुक्रिया आपका। कब बदलेगी तस्वीर में आज हमने बात की जल संचय को लेकर। लोग चाहते हैं कि पानी को हम बचाएं किसी न किसी सूरत में, जो भी हमारी भागीदारी हो, लेकिन उस भागीदारी को निभाने के लिए हम लोग कितने आगे आते हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है। सिर्फ सरकारें ही इस पर काम नहीं, बल्कि प्रत्येक व्यक्ति को जल संचय को लेकर अपनी भागीदारी निभानी होगी, ताकि आने वाले वक्त में जो पानी की किल्लतें अब बढ़नी शुरू हो गई हैं वो किल्लत देखने को ना मिले। कब बदलेगी तस्वीर में आज के लिए इतना ही। इजाज़त दीजिए, नमस्कार।